आज का हमारा टॉपिक है घरेलू उपकरण के चुनाव व उनकी देखभाल। आजकल जो घरेलू उपकरण, जो नए नए उपकरण आ गए हैं, उनसे जो भी घर पे जो काम करते हैं उसमें उनको इन इक्विपमेंट से उनकी शक्ति का भी बचाव होता है और समय का भी बचाव होता है। और ये जो घरेलू उपकरण है वो हमारी गुणवत्ता में भी सुधार लेके आते हैं और साथ ही साथ हमारी जो एफिशिएंसी है उसको भी बढ़ाते हैं। तो ये समय और शक्ति बचत के जो उपकरण हैं उनकी क्या उपयोगिता है। इसमें सबसे पहला पॉइंट है कार्य क्षमता में वृद्धि करना। हम एक ही टाइम में काफ़ी सारे काम एक साथ कर लेते हैं। यदि हमारे पास ये श्रम बचाऊ उपकरण होते हैं तो हमारा काम जल्दी से हो जाता है, उसमें समय जो है वो बहुत ही कम लगता है। उसके बाद है गुणवत्ता में सुधार। साथ ही साथ हमारे जो गुणवत्ता है उसमें भी सुधार होता है, कार्य करने की जो गुणवत्ता है उसमें भी सुधार होता है। और समय और शक्ति की बचत तो होती ही है, इसके अलावा कार्य हमें सरल लगने लगता है, कार्य का सरलीकरण भी हो जाता है और हमारा स्वास्थ्य उसके ऊपर भी प्रभाव अच्छा पड़ता है, क्योंकि हमें कम टाइम में कम शक्ति लगाए या कम श्रम लगाए हुए हम अच्छा काम कर पाते हैं इन उपकरणों की सहायता से। इसमें सबसे पहला उपकरण है प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर जो है वो 53% हमारी ईंधन को बचाता है और जो काम जिस काम को करने में हमें जो जितना टाइम लगता था उसका आधे टाइम में हमारी कुकिंग कर देता है। और इसके अलावा इसको ये जो है इसमें 121 डिग्री सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर होता है, उस पर वो खाना बनाता है। भाप के द्वारा खाना भाप को जनरेट करता है और भाप के दबाव से खाना जल्दी पक जाता है। और इसके अलावा इसका जो हम अगर हम इसका डिस्क्रिप्शन करें तो इसका जो हैंडल है वो बेकेलाइट का बना हुआ होता है। इसमें लिड होती है, वेट एक वेंट वो होती है, वेंट ट्यूब होती है। वेंट ट्यूब से भाप जो है वो ऊपर की तरफ आती है और उसके ऊपर वेट लगा हुआ होता है। और इसके अलावा उसमें गैस्केट होती है, तो लिड में गैस्केट होती है, वेंट ट्यूब होती है और वेंट वेट होता है, जिससे प्रेशर क्रिएट होता है उस पात्र में और प्रेशर से कुकिंग बहुत फास्ट हो जाती है। और इसकी जो टेम्परेचर होता है वो 121 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है। अच्छा, ये जो प्रेशर कुकर है इसमें हमें सबसे ज़्यादा ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें ऊपर तक उसको भर के कुकिंग नहीं करनी चाहिए। 2/3 भाग इसका भरा हुआ होना चाहिए, जिससे इसकी एफिशिएंसी अच्छी रहती है। और इसके अलावा जो वेंट ट्यूब है वो एकदम साफ़ होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। और इसके अलावा इस लिड में एक सेफ्टी वॉल्व लगा हुआ होता है जो सुरक्षा वॉल्व भी कहलाता है। और ये सेफ्टी वॉल्व का काम होता है कि जब बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट हो जाता है, जैसे कि उस कुकर में पानी ख़त्म हो जाता है या कोई इस तरह का कुछ कोई ऐसा सेफ्टी मेजर आ जाता है कि जिसमें कुकर फटने वाली स्थिति होने लगती है, तो वो सेफ्टी वॉल्व उड़ जाता है और उससे उस जो प्रेशर है वो रिलीज़ हो जाता है, भाप उससे निकल जाती है, वो एक तरह से होल हो जाता है उसमें लिड में और वहाँ से वो प्रेशर कम हो जाता है। इससे कुकर फटने से बच जाता है। तो ये सेफ्टी वॉल्व का काम होता है। जबकि जब हम उसमें कुकिंग कर रहे हैं, कई बार ऐसा होता है कि हमें ध्यान नहीं रहता, हमने पानी कम डाला या पानी बिल्कुल उड़ जाता है उसका और उससे मतलब ज़्यादा उसमें 2/3 भाग से ज़्यादा भरा हुआ है, तो उसमें पानी ऊपर आने लगता है, बह के नीचे चला जाता है। तो वो स्थिति जब आ जाती है, जबकि पानी ख़त्म हो जाता है और प्रेशर बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाता है, तब सेफ्टी वॉल्व काम करता है।
तो ये इसकी फंक्शनिंग होती है। और इसमें हमको सेफ्टी मेजर्स क्या रखने चाहिए, मतलब हमें क्या ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो इसकी जो वेंट ट्यूब है वो क्लियर होनी चाहिए, उसमें कोई कचरा या कुछ खाना फंसा हुआ नहीं होना चाहिए। मतलब हम जब कुकर की सफाई करें तो ये ध्यान रखें। उसका जो वेट है उसका जो होल है वो भी क्लियर होना चाहिए। और साथ ही साथ अगर सेफ्टी वाल्व ख़राब हो गया है या हम देखें कि वो बहुत पुराना हो गया है, उसका रबर ऐसा लगे कि वो ख़राब हो रहा है, तो सेफ्टी वाल्व उसका चेंज करते रहना चाहिए। इसके अलावा लिड की जो गैस्केट है उसका भी ध्यान रखना चाहिए। गैस्केट अगर ढीली हो गई है तो वो गैस्केट भी चेंज कर देनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए प्रेशर कुकर यूज़ करते समय। उसके बाद दूसरा है विद्युत ओवन, इलेक्ट्रिक ओवन, जो OTG भी आते हैं आजकल, और एक राउंड ओवन भी आता है, केवल वो ओवन का ही पर्पस सॉल्व करता है। तो ये जो ओवन है ये दो तरह के होते हैं, एक तो इलेक्ट्रिक ओवन होता है और एक गैस ओवन होता है। जो इलेक्ट्रिक ओवन होता है वो उसकी फंक्शनिंग अलग होती है, गैस ओवन की अलग होती है फंक्शनिंग। इलेक्ट्रिक के जो वायर्स होते हैं उन वायर्स से हीट जनरेट होती है और उससे फिर कुकिंग होती है। और गैस ओवन में बॉडी जो है वो जो उसकी ओवन की जो बॉडी है वो हीट होती है गैस से और उससे कुकिंग होती है। तो इस तरह से दो तरह के ओवन होते हैं, इलेक्ट्रिक ओवन और गैस ओवन। और इसमें जो इलेक्ट्रिक ओवन है इसमें नाइक्रोम का जो वायर्स होते हैं वो नाइक्रोम के होते हैं। और ये जो रेक्टेंगुलर जो ओवन होता है उसमें ऊपर और नीचे दोनों तरफ ये वायर्स लगे हुए होते हैं जिससे हीटिंग होती है। और इसको यूज़ हमें कैसे करना चाहिए कि पहले इसका जो भी हम कुकिंग कर रहे हैं, मतलब कोई भी जो भी डिश बना रहे हैं, तो इसकी बुकलेट होती है, उसमें टेम्परेचर दिया हुआ होता है, प्री हीटिंग का टेम्परेचर भी दिया होता है, फिर उसके बाद कुकिंग एट द टाइम ऑफ कुकिंग, मतलब खाना बनाते समय का भी टेम्परेचर दिया हुआ होता है। तो हमें सबसे पहले तो इन ओवन्स को प्री हीट करना पड़ता है, पहले से गर्म करना पड़ता है। प्री हीट टाइम होता है उसका और प्री हीट टेम्परेचर होता है। उस बुकलेट में दिया हुआ होता है कि आप मतलब जो भी चीज़ आपको बनानी है उसके हिसाब से उसका प्री हीट टाइम और टेम्परेचर दिया हुआ होता है। वो हमें पहले प्री हीट कर लेना चाहिए ओवन को। उसके बाद हमें जो हमारे डिश है वो हम उसमें रखेंगे और उसके बाद जो हीट उसका जो कुकिंग टाइम है उसमें वो कितने टेम्परेचर पे रखना है वो उसका टेम्परेचर सेट करके और फिर उसी हिसाब से हमें कुकिंग करनी चाहिए इसमें। और इसमें जो ओवन कुकिंग होती है उसमें हमें रेशियो का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए कि हम जो भी मतलब सामग्री काम में ले रहे हैं और जो भी हम डिश बना रहे हैं तो उसका एक प्रॉपर रेशियो होता है कि इतना अमाउंट में आपको जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो इतने अमाउंट में डालने हैं। तो हमें उतने ही अमाउंट में इंग्रेडिएंट्स डालने होते हैं, तभी हमारी बेकिंग अच्छी होती है। और इसमें मतलब बेकिंग के लिए हमारे पास एक तो प्री हीट टेम्परेचर जो है वो टेम्परेचर का भी इसमें रोल होता है, टाइम का भी रोल होता है और रेशियो का भी रोल होता है। तो बेकिंग में इन तीनों चीज़ों का बहुत ध्यान रखना चाहिए क्योंकि प्री हीट पीरियड और टेम्परेचर ये दोनों हमें पता होने चाहिए और इन दोनों के हिसाब से ही हमें वो करना चाहिए, अंदाजे से कुछ नहीं चलता है। बेकिंग में सबसे पहले रेशियो, फिर उसके बाद टेम्परेचर, फिर टाइम, कुकिंग टाइम, ये तीनों चीज़ें बहुत ज़्यादा ध्यान में देने की बात है। तभी आपकी बेकिंग अच्छी होगी और तभी आपके जो रिज़ल्ट्स हैं बेकिंग के वो अच्छे आएंगे। उसके बाद है रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर आजकल सभी घर में रेफ्रिजरेटर होते हैं और रेफ्रिजरेटर जो है वो चीज़ों को फ्रेश रखने के काम में आता है। जैसे बहुत तेज़ गर्मी है तो बाहर का जो टेम्परेचर है उसमें ख़राब हो जाती है हमारी सारी चीज़ें, तो उसको फ्रेश रखने के लिए रेफ्रिजरेटर का हम इस्तेमाल करते हैं। रेफ्रिजरेटर में दो सेक्शंस होते हैं, एक तो फ्रीज़र होता है
और एक नीचे का जो रेफ्रिजरेटर होता है जिसमें हम सारा सामान रखते हैं अपना खाने पीने का। तो जो फ्रीज़र होता है उसका जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री फ़ारेनहाइट उसका टेम्परेचर होता है, और उस टेम्परेचर पे आइस जमती है। और फ्रीज़र में हम जो भी हमारे को आइस कोल्ड चीज़ें रखनी होती हैं और कई चीज़ें हमें प्रिज़र्व भी करनी होती हैं, तो वो सारी चीज़ें हम फ्रीज़र में रखते हैं। और रेफ्रिजरेटर में हमारी रोज़ में आने वाली चीज़ें जैसे सब्जियां हैं, फ्रूट्स हैं और हमारी कुक्ड वेजिटेबल्स हैं, ये सब चीज़ें हम उसमें रखते हैं, बटर है वो सब हम उसमें रखते हैं। तो वो हमारे रोज़ काम में आने वाली चीज़ों को हम इसमें रखते हैं। और इसमें जो है वो 2 तरह का प्रिंसिपल काम करता है, एक तो इवेपोरेशन का और एक कंडेंसेशन का, जिसको हम कहते हैं वाष्पीकरण, और इसको कंडेंशन को कहते हैं संचालक। तो ये 2 तरह का प्रिंसिपल इसमें काम करता है। और इसमें जो है वो फ्रीऑन गैस होती है। फ्रीऑन गैस जो है वो उस गैस का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बॉइलिंग पॉइंट 27 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। और तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत कम उसमें टेम्परेचर में ये बॉईल हो जाती है। तो ये जो गैस है ये इसके बॉइलिंग पॉइंट पे जब पहुंच जाती है तो इवेपोरेशन स्टार्ट हो जाता है, और वो जो वाष्पीकरण होता है उस वाष्पीकरण को एक ट्यूब में डालते हैं, वो मतलब ट्यूब से उसको कनेक्ट कर देते हैं, और वो ट्यूब पूरे रेफ्रिजरेटर के डोर में और पीछे की तरफ पूरे में वो फैली हुई होती हैं। और उसके अलावा फ्रीज़र में भी ये ट्यूब्स होती हैं, और इसमें फिर उसका कंडेंसेशन होता है। कंडेंसेशन से एकदम चिलिंग हो जाती है, मतलब ठंडी हो जाती है ये ट्यूब्स। तो इस तरह से फ्रीज़र में या रेफ्रिजरेटर में हम जो प्रिंसिपल काम करता है वो इवेपोरेशन और कंडेंसेशन का काम प्रिंसिपल काम करता है। और इसमें फ्रीऑन गैस होती है जिससे ये प्रिंसिपल हम कंडक्ट करते हैं। तो इस तरह से इसमें रेफ्रिजरेटर में संवाहन होता है, कन्वेक्शन, कंडक्शन होता है जिसको हम कहते हैं संचालन, और रेडिएशन होता है जिसको हम कहते हैं विकिरण। तो ये पूरी साइकिल चलती है रेफ्रिजरेटर में, और इसी से ये काम करता है, इसी प्रिंसिपल पे ये काम करता है। उसके बाद रेफ्रिजरेटर की देखभाल हम कैसे करते हैं? इसकी देखभाल जो है उसमें सबसे पहले तो हमें जो रेफ्रिजरेटर की गैसकेट है उस पर हमें ध्यान देना चाहिए। गैसकेट को अगर हम ध्यान नहीं देंगे या बहुत दिन से उसकी कोई सफाई नहीं होती है और उसमें गंदगी जमा होती रहती है तो उसमें फंगस भी लग जाती है। तो सबसे पहले हमें उसकी गैसकेट साफ करके रखनी चाहिए। और अगर बहुत ज़्यादा उसमें नमी है तो हमें इस तरह के जो नमी एब्जॉर्ब कर लेते हैं इस तरह के हमें शोधक पदार्थ उसमें डालने चाहिए, जैसे कि टेल्कम पाउडर है वो भी हम उसमें डाल सकते हैं। और इसके अलावा जो अंदर की जो उसकी बॉडी है उसमें जो भी ट्रेज हैं, जो उसका डोर है उसमें जितनी भी ट्रेज हैं वो सब साफ़ सुथरी होनी चाहिए। कहीं भी खाने की गंदगी या इस तरह का कुछ जमा हुआ नहीं होना चाहिए, नहीं तो उसकी फंक्शनिंग पे असर पड़ता है। तो छोटे छोटे अंतराल में हमें इस फ्रिज की सफाई भी कर देनी चाहिए। और जो मतलब आजकल जो फ्रिज आ रहे हैं वो नो फ्रॉस्ट फ्रिज आते हैं जिसमें कि आप सफाई आसानी से कर सकते हैं। पहले ऐसा होता था कि पहले जो उसकी डीफ्रॉस्टिंग की जाती थी फ्रिज की, जिसमें उसकी जो बर्फ़ है वो पूरी पिघलाई जाती थी क्योंकि बर्फ़ पूरे फ्रीज़र में ऊपर की तरफ जम जाती थी। अब ऐसा कुछ भी नहीं है, तो हम इसको आसानी से
साफ भी कर सकते हैं। तो उस तरह से हमें इन उपकरणों की देखभाल भी बहुत उतनी ही ज़रूरी है जितना कि इनका यूज़ या इनकी फंक्शनिंग, और इनकी फंक्शनिंग प्रॉपर तभी होगी जबकि हम इसको अच्छी तरह से इनकी देखभाल करेंगे, तभी इनकी फंक्शनिंग प्रॉपर होगी। थैंक यू। अब नेक्स्ट क्लास में हम आगे के उपकरण करेंगे।